प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन पर सभी प्रमुख दलों की नजर है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले यह उपचुनाव दमखम दिखाने वाला माना जा रहा है। 13 नवंबर को बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी, जबकि नतीजे आएंगे 23 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों के साथ। विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान नजर आती है, लेकिन इस सब के बीच सीएम योगी एक्शन में हैं। विरोधियों को शांत करने का पूरा प्लान बीजेपी कर चुकी है, जिसकी स्क्रिप्ट सीएम योगी ने खुद तैयार की है। टूटेंगे सारे भ्रम, योगी में है दम। पक्ष का चेहरा होगा बेनकाब, उपचुनाव में अधूरा रहेगा ख्वाब। मोदी प्लस योगी यूपी के लिए उपयोगी। बाबा थे, बाबा हैं और बाबा ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी से सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ही पता है कि विरोधियों को शांत करने के लिए उपचुनाव अच्छा मौका है। यही वजह है कि वो एक्शन में है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की जीत से पार्टी का जोश हाई है। हरियाणा में योगी का जादू चला और जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां पार्टी को सफलता मिली और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। सीएम योगी जानते कि वक्त आ गया है, अब बारी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की है। बीजेपी की जीत उपचुनाव में इसलिए भी तय मानी जा रही है क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है वहां सीएम योगी एकजुट का प्रचार पूरा कर चुके हैं। सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी एक्टिव हैं। योगी ने जहां सभी 10 क्षेत्रों में करीब 5000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, वहीं रोजगार मेले आयोजित कर 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिया है। यूपी उपचुनाव में 10 कदम दिखाने के लिए सीएम योगी पर पार्टी को पूरा भरोसा है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये तय हो चुका है कि बीजेपी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। सीएम योगी कैसे बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की पटकथा लिख रहे हैं, अब वो आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी ने हर सीट पर 3 से 4 नाम का पैनल तैयार कर लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार और संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनावी तैयारी से भी शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया गया है। उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल प्रभावी रहता है, फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी उपचुनाव में जीत के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में हाल ही में सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी और पार्टी की जीत का फॉर्मूला बताया था। जातीय समीकरण के लिहाज से मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर में बीजेपी के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने पहले ही सभी 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाकर भारी भरकम टीम को चुनावी अभियान में लगा दिया है, जिसको खुद सीएम योगी लीड कर रहे हैं। दावा है कि सभी 10 सीटों पर जीत का परचम बीजेपी लहराएगी, जिसके लिए बूथ लेवल से लेकर संगठन के हर स्तर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसापुर, प्रयागराज के फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर के मझवा, अयोध्या के मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बाबा गोरखनाथ की याचिका लेने के बाद कयास लगाए जा रहे कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान जल्द होगा। ये वही सीट है जिसकी कमान सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में संभाली हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे चुके हैं। 83 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। 3 महीने में अयोध्या के ताबड़तोड़ दौरे कर चुके हैं सीएम योगी। यही नहीं, 1 महीने में वो 5 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। ऐसे में सीट के साथ साथ करहल सीट पर भी बीजेपी की नजर है, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। दोनों सीटों पर सपा की साख दांव पर है।
जिस पर धुआंधार प्रचार करके बीजेपी माहौल सेट कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और सीधे एक बार नीलेश मेरे सहयोगी का रुख करेंगे। नीलेश, तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हालात क्या हैं इस वक्त यूपी के? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां लगातार जो है उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल है, सरगर्मियां वहां तेज थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, वहां पर प्रस्तावक तैयार किए जा रहे थे, पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे थे। ऐसे में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। हालांकि आज जो है तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस एक सीट को छोड़ा गया उस सीट को भी जो याचिका दाखिल की गई थी उसको वापस लिया जा सकता है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सभी अपना दमखम झोंकते हुए नजर आएंगे। अगर हम 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 3, आरएलडी के पास 1 और निषाद समाज पार्टी के पास 1। कुल मिलाकर 10 सीटों का ये आंकड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए में आरएलडी भी शामिल है और निषाद समाज पार्टी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 5-5 सीटों का ये आंकड़ा रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से एक चीज देखने को मिली है कि बीजेपी ने अपना ओबीसी वाला जो दाव है वो चला है। और अगर यूपी की 9 सीटों की बात करते हैं तो यहां पर भी जो ओबीसी वोट बैंक है उसकी भूमिका बहुत ही अहम है। अभी ये जो ओबीसी वोट बैंक है इसका रुझान क्या इस वक्त नजर आ रहा है, किस तरफ झुकाव है, क्या इन लोगों के मुद्दे हैं? उपचुनाव में भी क्या कुछ बड़े इश्यूज इन लोगों के जहन में है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पीडीए को लेकर वो लगातार तमाम बड़े दावे कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ओबीसी वर्ग को लेकर तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में चला रही है ताकि ओबीसी वर्ग को जो है बराबर का दर्जा दिया जा सके। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तर्ज पर वो काम करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ओबीसी वर्ग का अपना एक वोट बैंक है। और ऐसे में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर ओबीसी वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ओबीसी वोटर्स जिस ओर जाएगा जीत उसी के लिए संभव होगी। तो ऐसे में सभी पार्टियां ओबीसी वोटर्स को अपने ओर खींचने में लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो ओबीसी वोटर्स का अपने आप में एक बड़ा योगदान होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं उसमें ओबीसी वोटर शामिल हैं और वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जिस ओर ओबीसी वोटर जाता है वहीं प्रत्याशी जीतता है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ये प्रयास कर रही हैं कि ओबीसी वोटर्स को अपने खेमे में शामिल किया जाए ताकि उपचुनाव को जीतकर जो है सत्ता का सेमीफाइनल हासिल किया जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देश भर के राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले उपचुनाव बहुत कुछ रूपरेखा तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या बदलाव जनता चाहती है या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती आई हैं उसी को जनता पसंद कर रही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो ओबीसी वोटर्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। जिस तरीके से पीडीए की राजनीति कर समाजवादी पार्टी ने एक जो एजेंडा सेट किया था उस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीनने का काम किया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पीडीए का जो एजेंडा समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है उस एजेंडे को ना भुना पाए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, वो घर घर तक पहुंचाया जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए जो अभियान चला रही, चाहे वो वोटर्स को जोड़ने का अभियान हो, हर घर जाकर सरकार की योजनाएं बताने का अभियान हो, या फिर जो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं उनके लिए जो सरकार योजनाएं चला रही हैं कि किस तरीके से वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, कैसे वो जो है सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन तमाम पहलुओं पर लगातार जो है संगठन की तरफ से प्रचार प्रसार जारी है और सरकार के मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सीट की अगर बात करते हैं तो करहल की स्थिति क्या है? तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा है, पिछली बार खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े।
इस बार जाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी करहल पे पूरा जोर लगाया जाए, क्योंकि यहां पर एक तरीके से जवाब होगा अखिलेश यादव के लिए कि देखिए लोकसभा चुनाव में भले ही आप बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन हमने फिर से वापसी कर ली है। तो अभी करहल की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, करहल विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में चाहे वो अखिलेश यादव वहां से विधायक रहे हों या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार से अन्य लोग विधायक रहे हों, ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो करहल का किला है उसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि उपचुनाव में करहल के किले को भेदा जाए और एक जवाब देने का काम किया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर जनता के लिए काम कर रही है तो जनता उनके साथ है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में शिवपाल यादव भी उनके लिए प्रचार प्रसार के लगेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव जब जिस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए लगते हैं तो कहीं ना कहीं उस सीट पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं। खैर में बीजेपी की स्थिति पहले भी मजबूत रही और मौजूदा हालात में भी वहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। इस बार का सियासी समीकरण क्या है? क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि अपनी जो गठबंधन की 5 सीटें उनको तो बचाया ही जाए, सपा के खाते से भी अपने में जोड़ लिया जाए। देखिए, बिल्कुल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात करें, चाहे वो खैर विधानसभा सीट हो, कटहरी हो, फूलपुर हो, उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को प्रभार दिया गया है, वहां पर संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि 2022 में जो परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए थे उस परिणाम को बदलना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि भारतीय जनता यहाँ पर जो सियासी समीकरण उसमें जाट, दलित, ब्राह्मण और फिर आते हैं मुस्लिम, और क्योंकि इस वक्त आरएलडी साथ में है तो जाट को साधा, ब्राह्मण ऑलरेडी बीजेपी के साथ में रहता ही है, दलितों को भी पिछले काफी समय से देखा गया कि जो दलितों का वोट बैंक है वो बसपा से टूटकर अगर किधर खिसका है तो वो बीजेपी है। तो क्या यही मैथमेटिक्स है खैर विधानसभा सीट का बीजेपी के लिए? देखिए, खैर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जाट वोट बैंक को लेकर राष्ट्रीय लोकदल लगातार वहां पर सक्रिय रहता है और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ खैर विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जाट वोट बैंक को बड़े पैमाने पर तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करेगा। उसके अलावा अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, खासतौर पर जब दलित समाज से जुड़ा हुआ कोई बड़ा आंदोलन होता है या फिर कोई बड़े महापुरुष की जयंती होती है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर उस जयंती को मनाती है। जैसे आने वाले दिनों में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है कि हर मंदिर में जो है रामायण का पाठ कराया जाए और बड़े पैमाने पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाने का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में रखा जाए। तो कहीं ना कहीं दलितों को भी ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि दूसरी पार्टियों में जो सरकारों ने आपके लिए नहीं किया वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए करना चाहती। दलितों के उत्थान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है और दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने तमाम वो वीडियो देखे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वीडियो हो, प्रधानमंत्री का वीडियो हो, कि वो एकाएक जो है सफाई कर्मचारियों के पास पहुंच जाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज भी ये समझता है कि जो दूसरी पार्टियों में मान सम्मान स्वाभिमान उनको नहीं मिला वो भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक हो या फिर दलित वोट बैंक हो, सबको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति तैयार की है। उस रणनीति के तहत खैर विधानसभा सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। अच्छा, खैर के अब अगर गाजियाबाद की बात करते हैं, गाजियाबाद में भी इस वक्त बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो एक अच्छे खासे मार्जिन से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी की अगर बात करते हैं तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो यहाँ के विधायक रहे उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली सांसद बनने के बाद में, दिल्ली की जिम्मेदारी भी उनको मिलती है कि आपको वहां पर कमान को संभालना है। तो ऐसे में जब वहां के सांसद का कद बढ़ रहा है और वहां के विधायक का कद बढ़ रहा है तो अभी क्या स्थिति है? मतलब उनके वहां के पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद का कद बढ़ रहा है, तो मौजूदा स्थिति में क्या लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर एक कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है।
कहीं ना कहीं उसी के तहत अगर हम गाजियाबाद की बात करें, चाहे गाजियाबाद की विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, एक आम से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारती है। उसके बाद जब वो जीतता है तो उसका कद बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है। और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का इलाका है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों के बीच में अपने कुनबे को बढ़ाने का काम कर रही है, विस्तार कर रही है, तो ऐसे में गाजियाबाद की जो सीट है वो भी कोई बड़ा परेशानी का सबब नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम से कार्यकर्ता को मैदान में उतारा, विधायक बनाया, सांसद बनाया और बड़ी जिम्मेदारियां दी, तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोकदल की हर एक सीट पर पकड़ मानी जाती है, क्योंकि जाट वोट बैंक वहां होता है, ओबीसी वोटर्स जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद के जो विधानसभा सीट है उसको भी जो है फतेह करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा, जिसको लेकर बूथ स्तर पर रणनीति बनाई जा चुकी है। कहीं ना कहीं चाहे वो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हो, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से समय समय पर पश्चिमी यूपी के हर एक जिले का दौरा करते हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, उन तमाम जगहों पर जब दौरे होते हैं तो उसका प्रभाव सीधा जो है जनता पर पड़ता है। क्योंकि एक समय था कि इन जिलों में जाने के लिए प्रदेश के मुखिया सोचते थे कि इन जिलों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए कि नहीं चाहिए करना चाहिए, तो वो अब समय बदला है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के काम करने की कार्यशैली है, जनता के बीच में जाने की कार्यशैली योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, और दूसरा एक चीज और देखिए कि अगर एक दफा कहीं पर भी थोड़ी कमी पेशी रहती है तो जो दूसरा कमबैक होता है वो इतना शानदार होता है बीजेपी का, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करें, वो इतना शानदार होता है कि जो विरोधी होते हैं वो भी कहते हैं कि ये कैसे हो गया। करंट जो एग्जाम्पल है वो हरियाणा का है, भले ही लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया वो शानदार। जम्मू कश्मीर में भी वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ। लेकिन एक सीट है जो कि बहुत दिलचस्प है, वो है फूलपुर, क्योंकि हमने फूलपुर का उपचुनाव देखा था पिछली बार। वहां पर जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था उसमें उस दौरान में विपक्षी पार्टियों को मजबूती मिली, लेकिन उसके बाद फिर से वहां पर कमबैक किया। इस बार के अगर हालातों की बात करते हैं तो इस बार मौजूदा स्थिति में फूलपुर कहां पर है इस वक्त दोनों पार्टीज के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, फूलपुर सीट की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक और जहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, दूसरी ओर कांग्रेस लगातार फूलपुर सीट पर अपने अधिवेशन कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी आती है और कांग्रेस भी आती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी को घोषित करना और उसी सीट पर कांग्रेस की तरफ से लगातार अधिवेशन करना, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये बताता है कि कुछ तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, बातचीत नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फूलपुर ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वहां पर जनता के बीच में जाते हैं। नंदगोपाल नंदी भी लगातार फूलपुर की जनता के साथ जो है संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर सीट जीतना आसान होगा, क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन के जो दो बड़े दल हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, आपस में उनकी बन नहीं रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार फूलपुर विधानसभा सीट में जनता के बीच में लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार जारी हैं। और नीलेश की तरफ मैं रुक करूं एक बार फिर इससे पहले एक बड़ी खबर, कई दिनों से खाने पीने की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन लोगों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसी चीजें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसे में योगी सरकार सख्त है। खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रखे जाने का भी प्रस्ताव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर मंथन किया और इसे अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस अलग अलग जगहों से वायरल हुए, जिसमें कहीं पर जूस तो कहीं दाल तो कहीं रोटी, इस तरह के जो खान पीने की जो चीजें होती हैं खाने पीने की, उनमें दुकानदार कई बार थूकते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद में ये जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक भावनात्मक विषय हो गया। अब इसमें सजा के प्रावधान की बात हो रही है, मतलब योगी सरकार ने इसको लेकर ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और अब अगर किसी ने थूका या किसी ने भी अब समझिए कुछ उस तरह की चीज मिलाई जो लोगों को भावनात्मक आहत कर सकती है, तो 3 से 5 साल तक के लिए सलाखों के पीछे 1 लाख का जुर्माना,
गृह विभाग राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री ने मंथन किया, जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश इंस्पेक्टर सीएम योगी ने दे दिए हैं। कुछ और जगहों पर गंदगी मिलाने की भी शिकायतें थी। सीएम ने इन घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई के लिए कानूनी मैकेनिज्म तैयार किया है और बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। यह सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ऐसी गलत कोशिशें कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। कई घटनाएं सामने आई, देश के कई हिस्सों से आई। खाने की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट, घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश और यूपी में योगी सरकार से कार्रवाई की मांग। अब ऐसी घटनाओं के लिए सीएम योगी ने सख्ती से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब सीएम योगी ने क्या कहा है? ऐसी घटनाएं भयावह हैं, आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, सामाजिक सौहार्द को खराब करती हैं, गलत प्रभाव पड़ता है सामाजिक सौहार्द पर। इस तरह की कोशिशें अस्वीकार्य हैं। खान पान की चीजों की शुद्धता के लिए सख्त कानून जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए, स्पष्ट कानून बनाएं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेहड़ी पटरी के संबंध में एकदम स्पष्ट कानून हो। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए। हर एक उपभोक्ता को खाने पीने की चीजों के विक्रेता के बारे में आवश्यक जानकारी रखने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि हर एक खाद्य प्रतिष्ठान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुकान में कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित ना हो। ऐसे में प्रस्तावित कानून में किचन या रसोई घर में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कम से कम 1 महीने की फुटेज रखनी होगी, जिससे इस तरह के मामले सामने आने के बाद जांच पूरी तरीके से हो पाए और दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की जा सके। सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा, 1 महीने की फुटेज रखना जरूरी होगा। फुटेज के आधार पर ही सही से जांच पूरी हो पाएगी। किचन या रसोई घर में निगरानी जरूरी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने बैठक की और बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि अपनी पहचान छुपाकर असामाजिक तत्वों को खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट रोकने की भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगाई जानी चाहिए। खाद्य और पेय पदार्थों के विक्रेता और सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य हो। खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य हो। छद्म नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब कानून के तहत कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, हर उपभोक्ता को अपने खाने के बारे में जानने का हक है। तो ये जो सरकार ड्राफ्ट तैयार करा रही है, जो जो उसमें प्रोविजंस होंगे, उसके तहत में मान लीजिए कि आपने कहीं पर कुछ ऑर्डर किया, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या मिलाया गया है। वहां पर जो भी जगह होगी जहां पर भी आप खाने जा रहे हैं, साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। सभी कार्मिकों को पहचान पत्र, मतलब जितने भी लोग वहां पर काम करने वाले, होटल में, ढाबे में, रेस्टोरेंट में जितने भी लोग वहां पर होंगे, उनका बाकायदा एक आइडेंटिटी कार्ड होगा और ये अनिवार्य होगा। गलत जानकारी दी तो कार्रवाई होगी। यूपी सरकार जल्द मसौदा तैयार कर कैबिनेट से कराएगी पास। कैबिनेट से पास होने पर विधानसभा सत्र में ये पेश होगा। योगी सरकार इस मामले में एक्शन लेने के लिए फुल ऑन तैयार है। इंतजार है तो बस कैबिनेट का और उसमें प्रस्ताव रखने का, जिसके बाद विधानसभा के अगले सत्र में मसौदा पेश हो जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले या लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले लोगों पर सजा होगी। ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। इस तरह के घिनौने अपराध करने से लोग बचेंगे। इसका जो मकसद है वो यही है।